नमस्कार, मिड डे प्राइम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजरें, क्या कुछ चल रहा है खेल और अर्थ जगत में। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की तमाम ताजा तरीन सुर्खियां। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विकसित दिल्ली के आह्वान के साथ पेश किया 1 लाख करोड़ रुपए का बजट। महिलाओं के लिए 2,500 रुपए प्रति महीने के साथ जनता के लिए 10 लाख के बीमा की घोषणा। यमुना नदी की सफाई को बताया प्राथमिकता। जस्टिस वर्मा के आवास पर कथित रूप से नकदी मिलने का मुद्दा राज्यसभा में उठा। सभापति ने आज शाम बुलाई सर्वदलीय बैठक। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त विधेयक 2025 पर चर्चा का देंगी जवाब। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। अब तक 3 नक्सली ढेर, पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेरा। कॉमेडियन कुणाल कामरा को मुंबई पुलिस ने किया तलब। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री ने कहा, इस तरह की कॉमेडी बर्दाश्त नहीं, जरूर मिलेगी सजा। और तुर्की में इस्तांबुल के मेयर और विपक्षी नेता एक्रम इमामोग्लू की गिरफ्तारी के बाद देश भर में प्रदर्शन। 1100 से अधिक लोग हिरासत में। राष्ट्रपति एर्दोगान ने विपक्षी दल पर हिंसा का आंदोलन शुरू करने का लगाया आरोप। सबसे पहले बात दिल्ली की। दिल्ली वासियों को बजट के रूप में एक बड़ा तोहफा मिला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करते हुए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। दिल्ली के बजट में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और प्रदूषण नियंत्रण जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। झुग्गियों के लिए 1,698 करोड़ रुपए, महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का आवंटन, दिल्ली वालों के लिए 10 लाख के स्वास्थ्य बीमा का ऐलान किया गया है। यह 27 वर्षों में दिल्ली में बीजेपी की सरकार द्वारा प्रस्तुत पहला बजट है। तो 1 लाख करोड़ रुपए का दिल्ली का बजट, आप समझ सकते हैं बहुत सारे अहम फोकस एरियाज पे फोकस किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि 10 अहम जो मुद्दे हैं उन पर फोकस किया गया है इस बजट को। इस बार का दिल्ली सरकार का बजट ऐतिहासिक है। 1 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है। न केवल दिल्ली के इतिहास में बल्कि देश में इतनी तरक्की करने वाला, जो कि 31.5% अधिक है, पिछले साल की तुलना में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बजट है। बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर पर लगभग 2 गुनी बढ़ोतरी की गई है। पिछली बार 15,000 करोड़ की तुलना में इस बार 28,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर। 1 लाख करोड़ रुपए के ऐतिहासिक बजट में किए जाने वाले कैपिटल एक्सपेंडिचर, अध्यक्ष महोदय, उनको दुगनी बढ़ोतरी दी गई है। दुगनी, डबल कर दिए गए हैं, जो कि पिछले बजट के इतिहास में पिछली बार 15,000 लगभग करोड़ की तुलना में इस बार 28,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया गया है। विकसित दिल्ली के बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर की इस राशि का आवंटन सड़कों, नालियां, सीवर, शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रमाण है। और अगर हेल्थ की बात की जाए तो आयुष्मान योजना के लिए बजट में 2,144,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। आज इस सदन में मैं बड़े हर्ष के साथ ये बताना चाहती हूं कि सरकार ने जिस दिन अपना कार्यभार लिया, शपथ के तुरंत बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग करके आयुष्मान भारत को दिल्ली में लागू करने का निर्णय लिया गया और ये योजना
बहुत जल्द अब दिल्ली में लागू हो जाएगी, जिसके माध्यम से दिल्ली के लोगों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जैसी योजनाओं के रूप में बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो पाएंगी। और वहीं केंद्र सरकार आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराती ही है। दिल्ली सरकार भी अब इसमें अपनी ओर से 5 लाख रुपए जोड़ेगी, यानी कि कुल 10 लाख रुपए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में केंद्र के द्वारा दिए जा रहे 5 लाख रुपए के इंश्योरेंस के साथ साथ दिल्ली सरकार उसमें टॉप अप करके और 5 लाख रुपए का अतिरिक्त इंश्योरेंस दिल्ली के लोगों को देगी। तो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे आपसे कुछ ही देर में, कि किस तरह से ये दिल्ली का जो ऐतिहासिक बजट है 27 वर्षों के बाद इस तरह का बजट, और क्या कुछ इसमें बड़ी बातें रहीं इस बार के बजट में। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट, तो 1 लाख करोड़ रुपए का बजट हमने साफ तौर पे कहा है, और अभी आपने सुना भी बाइट में, रुपीस 1 लाख करोड़ रुपए का बजट दिल्ली में पहली बार इस तरह का बजट 27 वर्षों में पेश किया गया है। और सबसे पहले देखिए महिलाओं के लिए, और इसको लेकर कई बार बीजेपी की तरफ से कि अगर हम सत्ता में आए तो महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया जाएगा। तो सबसे पहला ग्राफिक्स पॉइंट, महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, यानी कि 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जो पात्र महिलाएं होंगी उनको इसका फायदा मिलेगा। तो दिल्ली की जो पात्र महिलाएं हैं उनको हर महीने 2500 रुपए का उन्हें दिया जाएगा, हर पात्र महिला को। इसके लिए 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगली बहुत ही महत्वपूर्ण जो मुद्दा यमुना की सफाई को लेकर और सीवेज की सफाई को लेकर, तो यमुना और सीवेज की सफाई के लिए 9000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इस बार के दिल्ली के बजट में। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सारे बिंदु सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर कई बार चर्चाएं होती हैं, इसको लेकर कई बार पॉलिटिक्स भी हुई, इसके लिए भी इस बार के बजट में अच्छा खासा प्रावधान किया गया है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए के तहत 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो अभी हैं, और इसमें कुछ और भी नए ट्रीटमेंट प्लांट आएंगे, इसको लेकर 500 करोड़ रुपए। उसके बाद 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया जो पुरानी सीवर लाइन है उनको बदलने का, क्योंकि दिल्ली में हम देखते हैं कि बारिश के मौसम में किस तरह का हाल होता है, तो पुरानी जो सीवर लाइंस हैं उनको बदलने का काम किया जाएगा। आयुष्मान योजना हमने कहा आपको कि 5 लाख रुपए सरकार देती है केंद्र सरकार, अब उसमें और 5 लाख रुपए ऐड किया जाएगा, और इसके लिए 144,000 करोड़ रुपए का बजट दिल्ली सरकार ने अपने इस बजट में इसका प्रावधान किया है। केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता ही है। अब इसमें दिल्ली सरकार भी, अगले पॉइंट पे हम चलेंगे, तो अब इसमें दिल्ली सरकार भी अपनी तरफ से 5 लाख रुपए ऐड कर रही है, टॉप अप कर रही है, यानी कि अब दिल्ली के लोगों को 10 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो मुफ्त में हो पाएगा, जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं। तो 5 लाख केंद्र सरकार और 5 लाख दिल्ली सरकार, कुल मिलाकर 10 लाख रुपए तक का इलाज अब आप करवा पाएंगे। आयुष्मान योजना के तहत ही इस 10 लाख रुपए तक का इलाज अब बिल्कुल मुफ्त में हो पाएगा। तो जो लोग गरीब हैं, जिनकी वजह से जो अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं दिल्ली में, चूंकि यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार थी, वो इस योजना को लागू नहीं की थी। अब सरकार, जब चूंकि अब डबल इंजन की सरकार हो गई है, केंद्र में बीजेपी, राज्य में बीजेपी, अब इसलिए 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त हो पाएगा। महिलाओं के लिए मातृत्व बंधन परियोजना के लिए 210 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हमारी जो महिलाएं हैं, जो मातृत्व बंधन है, उसके लिए 210 करोड़ रुपए का प्रावधान। अगले स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए, गर्भवती महिलाओं को एक मुश्त 21,000 रुपए दिया जाएगा, ताकि वो अपना इलाज जो है वो अच्छे से करा सकें। तो एक मुश्त 21,000 रुपए देने का प्रावधान किया गया है गर्भवती महिलाओं को। अगली स्लाइड पे चले तो महिला सुरक्षा के लिए भी एक बहुत बड़ा इशू था कि क्या दिल्ली की महिलाएं सेफ हैं, यहाँ पे वो अच्छे से रह रही हैं, सेफ्टी से रह रही हैं। तो उसके लिए भी, इसके भी काफ़ी पॉलिटिक्स हुई। तो महिला सुरक्षा के लिए 50,000 अतिरिक्त कैमरे लगाए जाएंगे। वैसे डार्क जोन, वैसे ग्रे एरियाज जहां की इस तरह की खबरें आती हैं, वहां पे इस तरह के हजारों कैमरे लगाए जाएंगे। आर्थिक रूप से, इकोनॉमिकली जो कमजोर लोग हैं, उनके लिए 100 जगहों पर अटल कैंटीन खोला जाएगा, ताकि बहुत ही कम दाम में जो लोग हैं वो वहां पे भोजन कर सकें। अटल कैंटीन, और इसके लिए रेखा गुप्ता की सरकार ने 100 करोड़, 1 अरब रुपए आप कह सकते हैं कि इसके लिए, अटल कैंटीन के लिए इसमें दिया गया, ताकि लोग जो हैं वो अच्छे से खा पी सकें।
झुग्गियों के लिए, चूंकि झुग्गियां भी हैं दिल्ली में, तो झुग्गियों के विकास के लिए 696 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब देखना होगा कि किस तरह से इनका रीडेवलपमेंट किया जाता है, क्या इनके लिए नई घरें बनती हैं, नई चीजें होती हैं, इसके लिए इसके अच्छे खासे फंड दिए गए हैं। विधायक जो निधि है उनमें भी 350 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ताकि जो एमएलएज हैं वो अपने काम को अच्छे से कर सकें, उन्हें फंड की कोई कमी ना महसूस हो। इस बजट में, ये बजट जो है वो पिछले साल की तुलना में 31.5% ज्यादा है। पिछले साल यानी कि अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उससे 31.5% ज्यादा की बढ़ोतरी इस बार के बजट में की गई है। और जैसा कि आपने सुना भी, कैपिटल एक्सपेंडिचर में दोगुनी बढ़ोतरी। देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ये कि जो चाहे वो ब्रिज की बात हो, ओवर ब्रिज की बात हो, पुल की बात हो, नाले की बात हो, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जिनसे आने वाले दिनों में दिल्ली को विकास मिलेगा, ये होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और सरकार ने कहा है कि हम इसमें दोगुनी राशि व्यय करेंगे। पिछली बार 15,000 करोड़ रुपए का था, उसमें बढ़ाकर अब उसे 28,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। इसके बाद दिल्ली में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन होगा। हम जानते हैं कि कई राज्यों में, जैसे यूपी में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, इस तरह की चीजें होती रहती हैं। दिल्ली में नहीं हो रही थी, तो दिल्ली में भी पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पे जो निवेश है वो उसको आमंत्रित किया जाएगा। दिल्ली सरकार नई औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, उसके साथ ही नई वेयर हाउस पॉलिसी लेकर आएगी, ताकि जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पे फल फूल सके। बहुत ही माने एक एक बिंदु पे जो 10 फोकस एरियाज हैं उन पर यह काम किया गया है। ट्रेडर्स जो व्यापारी हैं उनके वेलफेयर बोर्ड की स्थापना होगी, ताकि जो लोग व्यापारी वर्ग हैं उनकी समस्याओं का भी समाधान हो सके। अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो व्यापारियों की समस्याओं की पहचान करने के साथ ही उनका निवारण कैसे किया जाएगा, इस पर भी दिल्ली सरकार अच्छा खासा फोकस कर रही है कि हम जो व्यापारी वर्ग हैं उनकी समस्याओं का भी हम निदान करेंगे। अब आइए, बिजली जो बजट है वो दिल्ली को एक स्मार्ट और आधुनिक शहर में बदलने की दिशा में एक बहुत ही मजबूत कदम है। हम स्मार्ट दिल्ली बनाएं और हम एक आधुनिक शहर में इसको तब्दील करें, इसके लिए भी दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध है। और लास्ट स्लाइड की कला, संस्कृति और भाषा के लिए 140 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान है। तो कह सकते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये बजट 1 लाख करोड़, इसलिए हमने इसको हाईलाइट किया है कि किस तरह से दिल्ली में 27 सालों में इतनी बड़ी राशि के तौर पर कोई बजट नहीं प्रस्तुत किया गया था। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का बजट, और हर वर्ग को इसमें कुछ ना कुछ दिया गया है। क्या है इसके मायने, हमारे साथ हमारे सहयोगी गिरीश निशाना लगातार इस पर बने हुए हैं। गिरीश, 1 लाख करोड़ रुपए का बजट, बीते 27 वर्षों में इतनी भारी धनराशि के साथ किसी बजट को नहीं प्रस्तुत किया गया था, क्या कुछ है इसके मायने? गिरीश। देखिए असीम, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये दिल्ली का ऐतिहासिक बजट है। ऐतिहासिक बजट इसलिए है कि अभी तक 1 लाख करोड़ रुपए का बजट कभी पेश नहीं किया गया। और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ा ये अमाउंट है, क्योंकि दिल्ली के जो बात कही है, दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने की बात कही है, उसके लिए दिल्ली भाजपा जो है पूरी तरह संकल्पित है। भाजपा की सरकार को 27 साल बाद मौका मिला है बजट पेश करने का, तो उसने किसी को भी नहीं छोड़ा है, कोई भी वर्ग नहीं छोड़ा गया है, चाहे वो बुजुर्ग हो, महिलाएं हों, युवा हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, चाहे किसान हो। किसानों को भी इसमें बहुत कुछ दिया गया है। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए देने की बात कही गई है। इसी तरह से महिला समृद्धि योजना को लागू किया गया है, जिसमें 5,100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें महिलाओं को प्रत्येक महीने 2,500 रुपए की, जो पात्र महिलाएं हैं उनको धनराशि प्राप्त होगी। इसके अलावा नरेला को एजुकेशन हब बनाने की बात कही है, वहां भी कई करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह से स्टार्टअप करने के लिए, युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए भी इस बजट में बहुत कुछ है। तो कहीं न कहीं आप देख सकते हैं, ये जो बजट है, जिस तरह से भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में बहुत सारी बातें कही थी, तो उन संकल्पों पे पूरी तरह से संकल्पित दिखाई दे रही है दिल्ली की ये सरकार, रेखा सरकार। और रेखा सरकार का अभी तक लगातार ये बजट पेश करना चल रहा है। करीब 11 बजे से ये शुरुआत हुई है और अभी तक लगातार 2 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। जो रेखा गुप्ता है दिल्ली की मुख्यमंत्री, जिनके बाद वित्त विभाग भी है, वो लगातार बजट पेश कर रही हैं। असीम, बिल्कुल गिरीश, और देखिए इलेक्शन के टाइम में, चुनाव के टाइम में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे जिस पर कि बीजेपी ने काफी बढ़ चढ़कर कैंपेनिंग की, वो थी दिल्ली में यमुना नदी की सफाई, और दूसरी जो यहाँ की महिलाएं हैं उनको 2,500 रुपए हर महीने देने का वादा। और इसके लिए भी 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान महिलाओं के लिए, और दिल्ली में यमुना नदी की सफाई के लिए भी
करोड़ रुपए का प्रावधान। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में महिलाओं भी काफी खुश होंगी और जो यमुना नदी की साफ सफाई का मसला है उस पर भी काम होता दिखाई देगा। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। यमुना नदी की साफ सफाई का काम तो पहले ही शुरू हो चुका है और अब इस बजट के साथ ही और ज्यादा रफ्तार पकड़ेगी यमुना नदी की सफाई का काम। और खास तौर पर रेखा गुप्ता ने साफ किया है जो इसमें नाले गिरते हैं सबसे पहले उन नालों को ट्रीट किया जाएगा। उसके लिए पूरी तरह से बजट में प्रावधान किया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से नालों की सफाई की बात की गई है, यमुना नदी को पूरी तरह से स्वच्छ बनाने की इसमें बात की गई है। बिल्कुल, लेकिन गिरीश, सबकी जो निगाहें हैं वो इसी एक फिगर पर है, इसी एक आंकड़े पे है कि 1,00,000 करोड़ रुपए का बजट है। इसका मतलब कि आने वाले दिनों में सरकार का जो खजाना है उस खजाने को खोल दिया जाएगा और जो तमाम सेक्टर्स हैं उन तमाम सेक्टर्स पर बहुत ही बारीकी से और बहुत ही मेहनत से काम किया जाएगा दिल्ली सरकार की तरफ से। देखिए, दिल्ली सरकार अभी से पूरी तरह से काम में जुटी हुई है और आगे आने वाले समय में पूरी तरह से बारीकी से काम करेगा। हालांकि जो गिरीश मैं आपको रोकना चाहूंगा, गिरीश मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक बहुत बड़ी खबर आई, हम आपको दिखाएंगे वो ब्रेकिंग न्यूज क्या है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कश्मीर में अलगाववाद इतिहास बन चुका है। मोदी सरकार की एकीकरण नीतियों ने जम्मू कश्मीर से अलगाववाद को खत्म कर दिया है। हुर्रियत से जुड़े 2 संगठनों ने अलगाववाद से सभी संबंध तोड़ने की घोषणा की है। जी हां, ये बड़ी खबर कि हुर्रियत से संबंधित जो 2 संगठन हैं उन्होंने अपने तमाम नाते अलगाववाद से तोड़ने की घोषणा की है। मैं भारत की एकता को मजबूत करने की दिशा में इस कदम का स्वागत करता हूं, ये गृह मंत्री अमित शाह का कहना है। और ऐसे सभी समूहों से आग्रह करता हूं कि वे आगे आएं और अलगाववाद को हमेशा के लिए खत्म कर दें। बहुत बड़ी खबर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है। पीएम मोदी के विकसित, शांतिपूर्ण और एकीकृत भारत के निर्माण के सपने की बड़ी जीत हुई है। हुर्रियत संगठन जो है उससे जुड़े 2 संगठनों ने अलगाववाद से खुद को अपना संबंध विच्छेद कर दिया है, तोड़ने की घोषणा की है। और इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कश्मीर में अलगाववाद एक इतिहास बन चुका है। बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज। कश्मीर की शांति के हवाले से, जम्मू कश्मीर से ये एक बड़ी खबर। भारत की यूनिटी को, एकता को मजबूत करने की दिशा में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है। हुर्रियत से संबंधित जो 2 संगठन हैं उन्होंने अपने आप को अलगाववाद के से सभी संबंधों को तोड़ने की घोषणा की है। और इसी घोषणा के ठीक बाद गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा है कि कश्मीर में अब अलगाववाद इतिहास बन चुका है। उन्होंने कहा कि एक बहुत ही बेहतरीन कदम है और एक विकसित भारत की दिशा में, भारत की एकता को मजबूत करने की दिशा में यह बहुत ही महत्वपूर्ण। यही वो ट्वीट है गृह मंत्री अमित शाह का। सेपरेटिज्म हैज बिकम हिस्ट्री इन कश्मीर। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अब ये कश्मीर के लिए एक ये बीते दिनों की बात है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुधाकर दास मौजूद है। सुधाकर, एक बहुत ये बड़ी खबर कि 2 संगठनों ने अपने आप को अलगाववाद से तोड़ने की, संबंध विच्छेद करने की घोषणा कर दी है। कैसे देखा जाए इसे कश्मीर के पुनर्निर्माण की दिशा के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर आप कश्मीर के एक नए दौर के तौर पर इसको देख सकते हैं। हम जानते हैं कि जब से आर्टिकल 370 कश्मीर में हटाया गया है, किस तरह से एक तरह से वो आतंक के खिलाफ जो आखिरी कील होती है वो साबित हुआ है। और एक आज जो नया कश्मीर बन रहा है जिसमें वहाँ के युवाओं को मौका मिल रहा है, वहाँ के हर तबके को एक नई रोशनी दिखाई दी है। और उसमें ये एक बड़ा फैसला हुर्रियत के 2 संगठनों ने किया है और जिसकी घोषणा खुद गृह मंत्री अमित शाह ने की है। हम जानते हैं कि हुर्रियत का मतलब एक वक्त में कश्मीर में जो अलगाववाद को बढ़ाने की जो तमाम वारदातें होती रही हों, चाहे बड़ी बड़ी हड़तालों को हमने देखा, कई महीनों तक चलने वाली हड़तालें, या बच्चों को जो पत्थर थमा दिए जाते थे, जिन बच्चों को स्कूल कॉलेज जाना होता था, उससे जुड़ा हुआ मसला था। और उसके बाद अब हुर्रियत से जुड़े हुए 2 प्रमुख संगठनों ने ये बड़ा ऐलान किया है कि वो हुर्रियत का अब न सिर्फ हुर्रियत का ही नहीं बल्कि अलगाववाद से जुड़ी हुई किसी भी मूवमेंट का वो हिस्सा नहीं होंगे। और इसका बहुत स्वागत किया। आपने देखा होगा, इसकी भी खबरें आई थी, हुर्रियत से जुड़े हुए कई जो बड़े नेताओं ने भी
हुर्रियत से अपना नाता बिल्कुल, तोड़ने का ऐलान किया था। और उसमें से जो एडवोकेट मोहम्मद शफी रेशी जैसे बड़े नाम थे, जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट हुर्रियत से जुड़ा हुआ एक संगठन था, उसके अध्यक्ष भी रहे थे। तो इस तरह के तमाम सदस्य, उन्होंने कहा था भारतीय संविधान में उनकी आस्था है। और उसके बाद ये एक बड़ा ऐलान हुआ है हुर्रियत से जुड़े हुए दो संगठनों का। और निश्चित तौर पर भारतीय संविधान के, भारतीय तिरंगे के प्रति जो कश्मीर के लोगों की आस्था है, उसको एक तरह से मजबूती मिलेगी। और जो एक पाक प्रायोजित आतंकवाद, अलगाववाद का स्वरूप जो कश्मीर ने बीते दशकों में देखा था, उससे उभरता हुआ नया कश्मीर आज बन रहा है, कहा जा सकता है। और बिल्कुल सुधाकर, बीते 7 वर्षों में जो हमने देखा एक नई कश्मीर को उभरते हुए सामने आते हुए, हमने देखा कि वहां पे किस तरह से लोग जा रहे हैं, टूरिज्म काफी बढ़ा है, डेवलपमेंट्स के काम हो रहे हैं, युवाओं को काफी वहां पे रोजगार मिल रहा है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इस बात को दर्शा रही हैं कि जो अलगाववाद है उसकी सांसें उखड़ रही हैं, और इसलिए उससे जुड़े जो संगठन थे वो इस बात को समझ रहे हैं कि देखिए, चूंकि उनके सपोर्ट बेस कहीं ना कहीं युवा थे, उन युवाओं को बरगलाकर उनके हाथों में पत्थर पकड़ाना, पत्थरबाजी करना, ये सारी चीजें वो किया करते। लेकिन अब जबकि विकास के बयार वहां पे बीते 7 वर्षों में धारा 370 के हटने के बाद से बही है, अब ये जो अलगाववादी संगठन है, उनसे जुड़े जो लोग हैं, उनको इस बात का सुधाकर महसूस हुआ है कि अब ये सारी चीजें नहीं चलने वाली हैं, उनकी दाल नहीं गलने वाली है। और इसलिए भी उन्होंने इस बात का फैसला लिया कि अपने आप को वो स्व अलगाववाद से अलग करते हैं। बिल्कुल, देखिए, और कश्मीर ने इसको देखा है, कश्मीर ने इसको झेला है। बीते 3 दशकों में 25,000 से ज्यादा निर्दोष इसके चपेट में आए हैं। और आतंक और भय के सहारे ये जो पूरा खेल चल रहा था, इस नेक्सस में कह सकते हैं एक तरह से जो विदेशी पैसा है, जो एक तरह से उनको कई लोग जो पैट्रोनाइज करते थे, एक परिवारवादी जो राजनीति का जो सहारा लेते थे, जो लोकल जो स्थानीय राजनीति है, स्वशासन है, वो वहाँ मौजूद नहीं था। आज देखिए, आज बीडीसी हो, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हो, जो डीडीसी के चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, वो किस तरह से संपन्न हुए, बड़े पैमाने पर लोगों ने किस तरह से भागीदारी की है, जिस तरह से आज लोगों को वहाँ न सिर्फ रोजगार मिल रहा है, बल्कि जो सैचुरेशन है गवर्नमेंट स्कीम्स में, जिसकी बात पीएम मोदी करते हैं, जो एक लक्ष्य रखा है मोदी सरकार ने, उसमें कश्मीर कई स्कीम्स में काफी अगवा बना हुआ है। सुधाकर, मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण ये चाहता हूँ कि बीते सरकारों में, अगर 10 साल पहले की जो सरकार थी, उनका जो एक अप्रोच रहता था कश्मीर के प्रति, कश्मीर के लोगों को लगता था कि दिल्ली बहुत दूर है, उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। लेकिन जब से केंद्र में मोदी की सरकार आई है, तब से डे 1 से प्रधानमंत्री ने कहा कि हम कश्मीर की आवाम को कॉन्फिडेंस पे लेना चाहते हैं, हम उनके साथ राफ्ता कायम करना चाहते हैं। और उसी राफ्ता कायम करने के सिलसिले में एक जो ट्रस्ट डेफिसिट का माहौल था 10 साल पहले वाली स्थिति, उस ट्रस्ट को कम किया गया, उस ट्रस्ट डेफिसिट को कम किया गया, एक विश्वास बहाली हुई, और उसी विश्वास बहाली का नतीजा है कि हम आज इन चीजों को देख पा रहे हैं। अभी आपने सुना भी होगा, कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी का दौरा हुआ था कश्मीर का। वहाँ एक टनल का उद्घाटन करने के लिए, सोनमर्ग टनल का उद्घाटन करने के लिए गए थे। और वो उस दौरान जो वहाँ के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कहा था कि जो दिल की दूरी है और दिल्ली से दूरी है, उन दोनों को पीएम मोदी ने कहीं ना कहीं बांटने का काम किया, मिटाने का काम किया। तो वो एक पॉलिटिकल ओपोनेंट है, हम जानते हैं कि बीजेपी के। लेकिन पीएम मोदी ने जिस तरह से एक नेतृत्व दिखाया है, गृह मंत्री अमित शाह ने खासतौर से आतंकवाद, अलगाववाद के खिलाफ एक जो सख्त अभियान चलाया है, तो आज देखिए, एक समय था जब लोकल टेररिस्ट का बोलबाला था, आज आपको लोकल टेररिस्ट लोग लाल चौक पे जाने से डरते थे सुधाकर, हम जानते हैं, हम सबने देखा है उस दृश्य को। बिल्कुल। और आज देखिए, कोई भी अगर श्रीनगर जाता है, 1 करोड़ से ज्यादा जो सैलानी कश्मीर पहुंचे हैं बीते लगातार 2-3 वर्षों से, ये आंकड़ा, वो आप जाइए, अभी आपको कोई बुकिंग नहीं मिलेगी इन गर्मियों में। श्रीनगर या उसके आसपास के पहलगाम, किसी भी इलाके में चले जाइए, शॉपिंग के लिए लाल चौक एक बहुत फेमस जगह हो गई है, जो भी सैलानी वहां जाते हैं। तो
किस तरह की एक दिनचर्या वहां बनी है। और निश्चित तौर पर उस जो विश्वास की बहाली हुई है, जो एक दिल की दूरी मिटी है, और इसके अलावा उसके साथ साथ सुरक्षा व्यवस्थाएं जो मजबूत हुई, उसकी वजह से ये संभव हो पाया कि हुर्रियत जैसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए संगठन भी अब कह रहे हैं कि वो भारत की संविधान के प्रति आस्था जताते हैं और अलगाववाद से वो आने वाले समय में अपने को दूर रखेंगे। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा ये हृदय परिवर्तन। और देखिए, विकास के जरिए, उस ट्रस्ट डेफिसिट को कम करने के जरिए ये सारी चीजें संभव हो पाई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। तो वाकई बहुत बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज कि हुर्रियत से जुड़े 2 संगठनों ने अपने आप को अलगाववाद से अलग करने का फैसला कर लिया है, और इस बात की जानकारी खुद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट के जरिए दी है। बढ़ेंगे आगे, रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बात करेंगे संसद सत्र की। तो संसद के बजट सत्र के दौरान इन दिनों दोनों ही सदनों में विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित बजटीय प्रावधानों पर चर्चा चल रही है। इसी कड़ी में आज राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए गए। राज्यसभा में सभापति ने सभी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग जस्टिस वर्मा के मुद्दे पर शाम 4:30 बजे बुलाया है। सभापति के फैसले का नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्वागत किया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अमित शाह आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 को पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। तो ये राज्यसभा की गतिविधियां। लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में आज वित्त विधेयक 2025 पर चर्चा होगी। चर्चा का उत्तर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही को दोपहर 12 बजे के लिए स्थगित कर दी गई, जिसके बाद 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई और शून्यकाल के दौरान जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए गए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बॉयलर विधेयक 2024 को पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। विधेयक में बॉयलरों के विनियमन, स्टीम बॉयलरों के विस्फोट के खतरे से लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा और देश में बॉयलरों के निर्माण, स्थापना और उपयोग के दौरान पंजीकरण और निरीक्षण में एक रूपता और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए संशोधन किया गया है। इसके साथ ही गोवा राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024 विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव अर्जुन राम मेघवाल करेंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया कि राज्यसभा के सभापति ने आज शाम 4:30 बजे सभी पॉलिटिकल लीडर्स के फ्लोर लीडर की बैठक बुलाई है। सभापति ने दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश के मुद्दे पर इस बैठक को बुलाया है। सभापति ने दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश से जुड़े विवाद के मसले पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जांच की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाकर एक बेहतर नजीर पेश की है। For the first time, in unprecedented manner, the Chief Justice of India took the initiative to put everything in public domain. But then a suggestion emanated from leader of the opposition and agreed by leader of the House that the issue needs to be deliberated at my instance with the floor leaders. I have scheduled a meeting after seeking convenience
at 4:30 p.m. today with the floor leaders as suggested by leader of the opposition. और इसके साथ ही सभापति ने कहा कि 2015 में संसद द्वारा पारित किए गए और देश की विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किए गए कानून पर हमें सोचना होगा कि वो भारत की संसद की सर्वोच्चता को, सुप्रीमेसी को किस तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं। इस सदन ने गरिमा का ख्याल रखते हुए मर्यादित आचरण का प्रदर्शन करते हुए 2015 में एक राय से एक कानूनी व्यवस्था बनाई थी, and that constitutional structure that emanated unanimously with one abstention from the parliament, endorsed by state legislatures, should be rule of law because it was sanctified by the Honorable President by appending her signatures under Article 111. Now is the befitting occasion for all of us to reiterate that, because that was a visionary step endorsed by Parliament. And imagine if that had taken place, things would have been different. और वहीं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि सभापति द्वारा सभी फ्लोर लीडर्स के साथ बुलाई गई बैठक का वो स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बैठक के बाद इस मुद्दे पर किसी बेहतर पक्ष को आगे बढ़ाने में हम सब सक्षम हो पाएंगे। मैं अप्रिशिएट करता हूं आपका डीप नॉलेज इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आल्सो लॉ एंड आल्सो रूल्स ऑफ प्रोसीजर। आपने ठीक ही कहा, लेकिन यहाँ के सदस्यों को ये डाउट नहीं आना, इसीलिए मैं आपको आपके सामने स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि आपने लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन लीडर ऑफ द अपोजिशन दोनों को बुला के आपने डिटेल हमको कानूनी पेज के बारे में भी बताया और जिस ढंग से इसको करना चाहिए उसके तरीके भी आप बताएं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, स्वागत आपका। और जैसा कि इस विषय पर लगातार हमने देखा कि बीते 2 दिनों से संसद में, दोनों ही सदनों में जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा था, आज भी देखने को मिला। अब जबकि आज शाम को 4:30 बजे तमाम फ्लोर लीडर्स के साथ राज्यसभा के सभापति की बैठक होगी, उम्मीद की जानी चाहिए शैलेंद्र कि कल से संसद सुचारू रूप से चल पाएगी। देखिए असीम, हम इस पूरे बजट सत्र के दूसरे चरण में देख रहे हैं कि कुछ अपवाद को छोड़ दें तो संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चल रही है। सांसदों ने चिंता जाहिर की थी इसलिए जो मुद्दा आप बता रहे हैं, हम जानते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस जो न्यायाधीश हैं यशवंत वर्मा जी, उनके आवास पर जो कथित नकदी बरामद हुई थी उसको लेकर ये पूरा मामला सामने आया, जिस पर नेता विपक्ष और नेता सदन के साथ राज्यसभा के सभापति ने बैठक कल की थी और कहा था कि फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई जानी चाहिए। और उसकी एक आज विशेष तौर पर जानकारी दी है कि आज 4:30 बजे जो राज्यसभा के सदन के तमाम दलों के नेता हैं उनके साथ बैठक होगी। देखिए, हम जानते हैं कि न्यायपालिका ने अपने तौर पर भारत के जो चीफ न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने कदम उठाए हैं, एक समिति का गठन किया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो कुछ वहाँ कथित तौर पर नकदी बरामद हुई थी उसके आपने देखा था कि ये तस्वीरें वो सार्वजनिक की गई, जिसकी प्रशंसा राज्यसभा के सभापति ने कल की बैठक में भी और आज सदन में इस पर बात रखते हुए की है। हम जानते हैं कि संविधान में अपनी एक व्यवस्था है, न्यायपालिका हो या विधायिका हो, सबकी अपनी एक सीमा है। तो निश्चित तौर पर ये जो मुद्दा सामने आया है ये बहुत संवेदनशील है और इसीलिए एक तरह से देखें तो जब एक चिंता जाहिर की गई कि इस पर एक बैठक बुलाई जानी चाहिए तो ये फैसला हुआ कि आज दोपहर बाद 4:30 बजे राज्यसभा के फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई जाए। हम इस बात में ये भी जानते हैं कि जब ये पूरा प्रकरण सामने आया तो भारत के मुख्य न्यायाधीश ने एक कमेटी का गठन किया है और जो संबंधित जज हैं उनको कामकाज से अलग कर दिया गया है, उनको इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया है
तो ये एक कदम उठाए गए हैं। आंतरिक जो कमेटी है वो जांच भी कर रही है, लेकिन इस बीच जो सांसद की चिंता है या फिर जो नेता सदन या नेता विपक्ष ने जो बातें रखी राज्यसभा के सभापति के साथ बैठक में, उसके बाद एक सर्वदलीय बैठक बुलाया जाना, देखना होगा कि उसमें क्या कुछ बातें निकल कर आती है। क्योंकि एक संदेश बहुत स्पष्ट जाना चाहिए कि जो संवैधानिक जो संस्थाएं हैं और साथ ही साथ जो हमारी न्यायपालिका है या फिर जो विधायिका है, उस पर अगर कोई भी इस तरह की बात आती है सामने, तो उस पर ये संदेश भी जाना चाहिए कि वो सक्षम है उससे निपटने के लिए, उसकी पारदर्शी व्यवस्था के लिए या कोई समिति बनाकर वो एक संदेश भी जाना चाहिए। तो निश्चित तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण है आज की बैठक। शैलेंद्र, कुछ जो विपक्ष के सांसद हैं उन्होंने ये भी कहा है कि जुडिशियल जो एक इम्पीचमेंट की प्रक्रिया है वो शुरू करनी चाहिए, इनको इम्पीच करने की जरूरत है। ये देखिए, आज जब सर्वदलीय बैठक होगी तब देखना होगा कि क्या राय तमाम दलों के सांसद रखते हैं। हम जानते हैं कि ये जो आप बता रहे हैं, दरअसल ये बहुत ही ऐसे मामले में जब राज्यसभा में 50 सांसदों के दस्तखत के बाद किसी जज के खिलाफ ये कार्रवाई का मामला शुरू होता है, ये बहुत एक पेचीदा मसला होता है जिसको हम देखते हैं कि राज्यसभा के जरिए किया जाता है। क्या ये मामला उस स्तर तक है या फिर सांसदों की राय क्या है? इन सबसे इतर जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि जो एक तरह से देखें कि इस पूरे मामले के बाद नकदी, कथित तौर पर नकदी बरामद होने के बाद जो तमाम हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बातें हो रही हैं या फिर ये कहा जा रहा है कि क्या केवल ट्रांसफ़र उपयुक्त है और आगे कार्रवाई होनी चाहिए, इसीलिए भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने एक समिति का गठन किया है। अब जो संबंधित जज हैं जस्टिस वर्मा, उनको न्यायिक कामकाज से अलग कर दिया गया है। तो ये सब कदम उठाए गए हैं जिसकी प्रशंसा की गई है राज्यसभा के सभापति के द्वारा। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ और एक तरह से राय बनती है सदन के अंदर, क्योंकि ये मामला पूरी तरह से न्यायपालिका से जुड़ा हुआ है। तो हम जानते हैं कि सबकी एक अपनी सीमा है। न्यायपालिका अपनी लक्ष्मण रेखा के दायरे में काम करे, न्यायिका अपनी लक्ष्मण रेखा के दायरे में काम करे, ये उम्मीद की जाती है। तो निश्चित तौर पर बहुत पेचीदा और संवेदनशील मसला है। तो देखना होगा कि आगे क्या कुछ एक राय बनती है सदन के अंदर जो सदस्य हैं, जो नेता हैं, फ्लोर लीडर्स हैं, उनके बीच। ठीक है, तो 4:30 बजे आज मीटिंग है और उस मीटिंग में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है, इस पर हम सबकी निगाहें बनी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को संसद भवन परिसर से हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे एक देश एक चुनाव की, जिस पर आज संसद भवन परिसर में संयुक्त समिति की अगले दौर की बैठक होगी। इस बैठक में एक देश एक चुनाव से जुड़े मामले में कानूनी विशेषज्ञों से उनके सुझाव लिए जाएंगे। बैठक में दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज DL पटेल अपने सुझाव देंगे। साथ ही अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी निधि भी अपनी बात रखेंगे। PP चौधरी की अध्यक्षता वाली JPC लगातार इस मुद्दे पर सभी हितधारकों की राय ले रही है। इसमें छात्र, किसान, पत्रकार, जज और पॉलिटिकल लीडर्स शामिल हैं। तो JPC की आज बहुत ही महत्वपूर्ण एक बैठक होने वाली है और जिसमें कि जो कई पक्ष हैं वो अपने सुझाव इस पूरे मसले पर देंगे। एक देश एक चुनाव। खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर जिले की सरहद पर पुलिस और नक्सलवादियों के बीच मुठभेड़ होने की खबर है। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में कई नक्सलवादियों के मारे जाने की खबर है। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद के साथ 3 नक्सलवादियों के शव, डेड बॉडीज बरामद किए गए हैं। दंतेवाड़ा और बीजापुर के सरहदी इलाकों में माओवादी विरोधी अभियान पर सुरक्षा बल की टीम निकली थी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। छत्तीसगढ़ में सिर्फ 80 दिनों में सुरक्षा बलों ने 100 माओवादियों को मार गिराया है, जिनमें से 91 बीजापुर में मारे गए हैं। पिछले साल बस्तर डिवीजन में 217 माओवादियों को मार गिराया गया था। बस्तर में साल 2024 में नक्सल मोर्चे पर अहम कामयाबी मिली। साल 2024 में फोर्स ने राज्य में कुल 217 नक्सलवादियों को मार गिराया। 879 नक्सली गिरफ्तार हुए। 1500 से ज्यादा ने आत्मसमर्पण किया। साथ ही नक्सलवादियों के पास भारी मात्रा में नक्सली सामान भी बरामद हुए, जिनमें 261 IED, 888 डेटोनेटर, 1219 की संख्या में कारतूस भी बरामद हुए हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सबसे ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। मोदी सरकार मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए सरकार ने कई कदम भी उठाए हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में माओवादियों के खिलाफ साल 2024 की तरह ही
इस साल भी 2025 में भी नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को लगातार सफलता मिल रही है। तो लगातार जो है वो सफलता मिल रही है सुरक्षा बलों को जो नक्सलवादी हैं उनके खिलाफ। हमारे साथ हमारे सहयोगी सोमेश पटेल इस वक्त रायपुर से मौजूद हैं। सोमेश, आपका स्वागत। और 2024 की तरह ही हम देख पा रहे हैं 2025 में भी लगातार जो माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन है वो लगातार जारी है और उसमें हमारे सुरक्षा बलों को कामयाबी भी मिल रही है। जो मुठभेड़ हो रही है, जो छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग में दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर की सीमा पर यह मुठभेड़ जारी है और सुरक्षा बलों की सूचना मिली थी सुबह 8 बजे कि बड़ी संख्या में नक्सली इंद्रावती नदी पार कर रहे हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया और ऑपरेशन लॉन्च करने के बाद उस इलाके में पहुंचे, जिसके बाद नक्सलियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया है। 2024 जो नक्सलियों के लिए काल बनकर आया था और 2025 में भी बड़ी संख्या में नक्सलियों का इनकाउंटर हुआ है। मैं आंकड़ों की बात करूं तो पिछले 2 सालों में 317 नक्सलियों का इनकाउंटर हुआ है, 1000 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और 1100 से ज्यादा नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है और 400 से ज्यादा की संख्या में आईडी मिले हैं और जो नकली सामान मिले हैं वो भी करीबन 500 से ज्यादा नक्सलियों के पास से सामान मिले हैं। मैं दूसरी तरफ बताऊं, जो बस्तर का इलाका है, बस्तर के कोर इलाकों में घुसकर नक्सल जो सुरक्षा बल के जवान उस इलाके में लगातार नक्सली कोर इलाके में घुसकर ताबड़तोड़ इनकाउंटर कर रहे हैं, जिससे सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिल रही है। दूसरी तरफ मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी बताऊं, जो नक्सलियों का ये TCOC जो सप्ताह चलता है, मार्च से लेकर जून तक चलता है। इसमें जो नक्सली होते हैं सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए एक रणनीति बनाते हैं, लेकिन इस बार वो उनकी रणनीति फेल साबित हो रही है। उसकी वजह है कि सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के कोर इलाकों में, कभी नक्सलियों ने भी सोचा नहीं था कि उनके जो कोर इलाके हैं उस इलाकों में घुसकर नक्सली इनकाउंटर करेंगे, जिससे सुरक्षा बलों के जवानों को बड़ी सफलता भी मिल रही है और लगातार नक्सलियों के आधुनिक हथियार भी मिल रहे हैं। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि 2026 तक नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा, जिसके बाद से ही सुरक्षा बल के जवान, सुरक्षा बल पे जो सुरक्षा इलाकों में तैनात सुरक्षा बल के अधिकारी लगातार नक्सलियों की कोर इलाके में सर्चिंग कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं और लगातार सुरक्षा बलों की सफलता मिल रही है। एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूंगा, पिछले 2 सालों में जो आत्मसमर्पण नक्सली जिन लोगों ने किया है उनके माध्यम से इनपुट मिल रहा था, उनके इनपुट के आधार पर सुरक्षा बल के जवान उनके कोर इलाकों में घुसकर ये कार्रवाई कर रहे हैं। जो नक्सली होते हैं उनको सबसे ज्यादा अगर खतरा होता है DRG, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व फोर्स, इनको नक्सलियों को सबसे ज्यादा इन्हीं से खतरा होता है, क्योंकि ये जो DRG के जवान होते हैं पहले ये नकली रहते हैं, फिर ये आत्मसमर्पण करते हैं, आत्मसमर्पण करने के बाद ये पुलिस बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हीं के इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिल रही है और लगातार जो बस्तर का कोर इलाका है, कोर इलाकों में घुसकर बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिल रही है। एक जो सबसे बड़ी घटना हुई थी बीजापुर में पिछले सप्ताह बस्तर संभाग के अलग अलग जो जगहों में जो 2 मुठभेड़ हुई थी, इसमें सुरक्षा बलों ने 30 नक्सलियों को मार गिराने में सफलता मिली थी और जिसमें जो हमारे पास जानकारी है, जो नक्सली मारे गए थे उनके ऊपर 1 लाख से 10 लाख रुपए का इनाम था। तो जो इनकाउंटर भी होते हैं, बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण नक्सली भी कर रहे हैं, नक्सलियों की गिरफ्तारी भी हुई है और जो मोस्ट वांटेड जो नक्सली होते हैं वो भी गिरफ्तारी कर रहे हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण जानकारी बताऊं, कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्ववर्ती गांव गए थे। पूर्ववर्ती गांव वो है जो नक्सलियों का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। वहां पर जो मोस्ट वांटेड नक्सली हिडमा, इंटेलिजेंस के पास भी एक तस्वीर है, वो हिडमा की जो एक धुंधली सी तस्वीर है और उसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम है। उस इलाके में सुरक्षा बल के जवानों ने कैंप स्थापित कर दिया है, सुरक्षा बल के जवानों ने अस्पताल खोला है, सुरक्षा बलों के जवान वहां पर और प्रशासन के साथ मिलकर वहां पर सड़क का निर्माण हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बस्तर विकास की राह पर चल रहा है, बस्तर में विकास हो रहे हैं, अस्पताल खुल रहे हैं, नेटवर्क आ रहे हैं, सड़क हो रहे हैं और कहीं ना केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री ने जिस तरह से कहा था कि 2026 तक नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसी का परिणाम है कि सुरक्षा बल के जवान कोर नक्सलवादी इलाकों में घुसकर लगातार इनकाउंटर कर रहे हैं, जिससे सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिल रही है। बिल्कुल, लगातार जो सफलता मिल रही है सुरक्षा बलों को और इससे जो नक्सलवाद की जो कमर है वो लगातार टूटती जा रही है और इसलिए उससे डरकर बहुत से जो नक्सलवादी हैं वो मुख्य धारा में भी शामिल होते जा रहे हैं और नक्सलवाद, जैसा कि गृह मंत्री ने कहा है कि अगले साल 2026 तक हम इसको पूरी तरह से खत्म कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सोमेश, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ेंगे आगे। जम्मू कश्मीर के मसले पर भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। संयुक्त राष्ट्र में UN में
भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पी ने कहा है कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने एक बार फिर भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पर अनुचित टिप्पणी की है। इस तरह के बार बार उल्लेख न तो उनके अवैध दावों को मान्य करते हैं और न ही उनके राज्य प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद को उचित ठहराते हैं। Note that the delegate of Pakistan has yet again resorted to unwarranted remarks on the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. Such repeated references neither validate their illegal claims nor justify their state-sponsored cross-border terrorism. Jammu and Kashmir was, is, and will always be an integral part of India. Pakistan continues to illegally occupy the territory of Jammu and Kashmir, which it must vacate. We would advise Pakistan not to try to divert the attention of this forum to drive their parochial and divisive agenda. India will refrain from exercising a more elaborate right of reply. और अब खबर तुर्की से है। तुर्की में राष्ट्रपति अर्दोगान की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा है। तुर्की में इस्तांबुल के मेयर और विपक्षी नेता एक्रम इमोग्लू के गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रपति अर्दोगान के खिलाफ सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन जारी है। पिछले 5 दिनों में 1133 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। देश में कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई हैं। प्रदर्शनकारी सड़कों, यूनिवर्सिटी और मेट्रो स्टेशनों पर सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं। कई सड़कों और मेट्रो लाइनों को भी बंद कर दिया गया है। सरकार ने देश के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में 4 दिनों के लिए सार्वजनिक समारोह करने पर बैन लगा दिया है। इमामोग्लू आधुनिक तुर्की के निर्माता मुस्तफा कमाल पाशा की पार्टी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के नेता हैं और विपक्ष ने उन्हें राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया है। इमामोग्लू को भ्रष्टाचार और एक आतंकी संगठन की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अंकारा में बोलते हुए अर्दोगान ने विपक्षी दल पर हिंसा का आंदोलन शुरू करने का आरोप लगाया और कहा कि इसको जल्द ही खत्म किया जाएगा। गौरतलब है कि 22 साल से सत्ता में मौजूद अर्दोगान के खिलाफ ये दूसरा सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। इससे पहले 2013 में अर्दोगान के खिलाफ गेजी में सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया था। इमामोग्लू की पार्टी CHP ने इस गिरफ्तारी की निंदा करते हुए इसे अगले राष्ट्रपति के खिलाफ तख्ता पलट बताया है। हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन लगातार इस पूरे घटना पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। अखिलेश, ये जो विपक्षी पार्टियां कह रही हैं और खासकर इमामोग्लू की जो पार्टी कि ये आने वाले दिनों में हम इसे तख्ता पलट करेंगे, इस तरह का शासन हमें कुशासन नहीं चाहिए, लोग भी उनके समर्थन में आ रहे हैं और जगह जगह लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, इमामोग्लू के साथ वही हो रहा है जैसा कि उनके साथ हुआ था। जो अभी वहाँ के राष्ट्रपति हैं अर्दोगान जब पहली बार एक्चुअली प्रधानमंत्री वो बने थे और उसके पहले उनको भी गिरफ्तार किया गया था तत्कालीन शासन द्वारा और उनके पक्ष में भी इसी तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। तो बहुत लोगों को लग रहा है कि 22 साल के बाद इतिहास एक बार फिर अपने आप को बदलता हुआ देख रहा है जी। जहाँ तक देखिए, जो एक वहाँ की परंपरा रही है कि जिसको अगर BA की डिग्री नहीं रहेगी, जो ग्रेजुएट पास नहीं होगा, वो राष्ट्रपति के पद का चुनाव नहीं लड़ सकता है। 2028 में तुर्की में राष्ट्रपति का चुनाव होना है। तो उनका जो अभी जो इमामोग्लू जिनके पक्ष में आंदोलन हो रहे हैं, इमामोग्लू का सर्टिफिकेट जो है वो रद्द कर दिया गया है, उसको रिवोक कर दिया गया है। और उसके कुछ तकनीकी कारण है। जो तकनीकी कारण ये है कि वो साइप्रस में गए थे, साइप्रस से आके फिर वो तुर्की में इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किए और यह माना गया कि यह एक गलत तरीका उन्होंने अपनाया इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का। इसके चलते उनकी डिग्री खत्म हो गई। अब उनकी डिग्री खत्म हो गई, जिसके चलते वो 2028 में संवैधानिक तौर पर, ताकि वो नहीं बने राष्ट्रपति पद के। इसके अलावा उनके जो राइवल्स थे, इमामोग्लू के पार्टी के अंदर जो उनके राइवल्स थे, उनकी जब लोकप्रियता कम होने लगी तो उन्होंने अपनी ही पार्टी के इमामोग्लू पे आरोप लगाया कि वो कदाचार का प्रयोग कर रहे हैं, लोगों को पैसे देकर आकर्षित कर रहे हैं अपने पक्ष में प्राइमरी में जीतने के लिए। वहां अभी प्राइमरी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहां होता है कि जो उम्मीदवार बनेंगे उनको पहले अपनी प्राइमरी में जीतना होगा, उसके बाद ही वो उम्मीदवार बन सकते हैं जिनको मेजोरिटी आएगा। तो उस प्राइमरी के लिए उन्होंने उन पे आरोप लगे और उस आरोप का फायदा उठाया अर्दोगान ने, और अर्दोगान ने उस फायदा उठाकर और उनके खिलाफ कदाचार का, करप्शन का चार्ज लगाया, क्योंकि उन पर कहा गया कि वो इस्तांबुल के मेयर हैं, इसलिए वहीं से पैसा आ रहा है।
तीसरी बात जो है टेरर में, जो कुर्दिश पार्टी है वहाँ की, कुर्दिश एक प्रमुख पावर बैलेंस वहाँ करते हैं। कुर्दिश पार्टी ने इमामोग्लू के कुछ संबंध के पता चले कि वो सिंपैथाइज करते हैं और कुर्दिश उनको सपोर्ट करते हैं। तो कुर्दिश वहाँ की बैन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके चलते उन्हें टेरर का भी आरोप लगा। हालांकि अदालत ने इसे खारिज कर दिया गया है। तो इन 3 आरोपों को झेलते हुए इमामोग्लू के सामने चुनौती ये नहीं है कि वे प्रेसिडेंट के उम्मीदवार रहेंगे कि नहीं रहेंगे। उनके सामने चुनौती ये है कि अर्दोआन, जो वहाँ की लोकतांत्रिक जो परंपरा रही है, जिसके चलते उनको राष्ट्रपति बनने का फायदा मिला, वह परंपरा को काबिज रखते हैं कि नहीं रखते हैं। वहाँ सभी शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं, सभी शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन अखिलेश, ये सारा मामला क्या न्यायपालिका तक पहुंचा है? क्योंकि अगर उनकी डिग्री को रिवोक कर दिया गया है तो इमामोग्लू को कोर्ट की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि तभी फिर उनकी दावेदारी 2028 के लिए पुख्ता हो पाएगी। निश्चित तौर पे वो कोर्ट की शरण तो जाएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता जो है वो कह रही है कि इस तरीके से अपने राइवल्स को, जो नॉन राइवल है, वहाँ की प्रमुख विपक्षी पार्टी है ये जो रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी, जो CHP कहते हैं, और उसके नेता को अचानक इसी तरीके से किसी के आरोप में लगाने के चलते आप अरेस्ट कर लेंगे, तो यह एक गलत मामला है। इसके चलते जनता सड़कों पर है। वो जो कोर्ट का उनके सर्टिफिकेट का मामला है, वो तो सर्टिफिकेट जब खत्म, अगर रिवोक होगा तो अगर उनकी पार्टी फिर से उनको जीतेगी तो हो सकता है वो मामला अदालत खारिज कर दे। इस तरह के मामले अदालत कई बार खारिज कर देते हैं जनता के दबाव में और पार्टियों को दबाव में। लेकिन असली जो मामला है कि वहाँ का जनता का जो दबाव बढ़ रहा है, जनता का दबाव अर्दोआन के खिलाफ जा रहा है और इमामोग्लू के पक्ष में जा रहा है, और यह जो है इसके चलते अंतर्राष्ट्रीय जो जगत है, अंतर्राष्ट्रीय जगत भी इस पर काफी संवेदनशील है। और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इसका फायदा अंकारा के जो मेयर हैं, वो भी इमामोग्लू की पार्टी के ही हैं। अंकारा के मेयर को इसका फायदा मिल सकता है अगर रिवोक न करे, अगर उसी पे अड़े ही रहे अदालत की नहीं, जो उनका सर्टिफिकेट जो रिवोक किया गया है उसको खारिज नहीं किया जाएगा, तो हो सकता है अंकारा के जो उनके जो राइवल हैं, उनके जो प्रतिद्वंदी हो सकते हो खामोश बैठे हुए, उनको फायदा मिले। तो यह जो अंतर पार्टी और पार्टी के बाहर का दोनों का संघर्ष है, लेकिन जनता अभी तक जो दिख रहा है वो इमामोग्लू के साथ है। अर्दोआन के खिलाफ जनता उस सड़कों पे उतर गई है। चलिए, तो आने वाले दिनों में क्या कुछ तुर्की की सड़कों पे होता है और 2028 में वहां पे किस तरह की चीजें होती हैं, इस पर सबकी निगाहें बनी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। व्हाइट हाउस ने अपने एक बयान में कहा है कि उसने गलती से, मिस्टेक से यमन युद्ध की योजना अटलांटिक के एक पत्रकार के साथ साझा कर दी। व्हाइट हाउस ने द अटलांटिक की रिपोर्ट के आधार पर कहा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के शीर्ष अधिकारियों ने यमन के ईरान समर्थित हौथियों पर अमेरिका द्वारा हमला करने से कुछ समय पहले एक मैसेजिंग ग्रुप में गलती से युद्ध की योजना का खुलासा कर दिया था, जिसमें एक पत्रकार भी शामिल था। डेमोक्रेटिक सांसदों ने इस गलती की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि यह अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन है और कानून का भी उल्लंघन है, जिसकी कांग्रेस द्वारा जांच की जानी चाहिए। यह घटना तब सामने आई जब द अटलांटिक के संपादक प्रमुख जेफरी गोल्डबर्ग ने खुलासा किया कि उन्हें अनजाने में इस चैट में जोड़ा गया, जिसमें हमलों के लक्ष्यों, हथियारों और हमले के क्रम जैसे संवेदनशील डिटेल्स शामिल थे। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के एक प्रवक्ता ने कहा कि ये चैट प्रामाणिक प्रतीत होती है, जिससे इस गलती की गंभीरता और भी बढ़ गई है। और बात आईपीएल की। आईपीएल में आज पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमें अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भिड़ेंगी। अगर दोनों टीमों के बीच अब तक के प्रदर्शन की बात की जाए तो दोनों टीमें अब तक 5 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें से 3 मैच गुजरात टाइटंस ने जीते हैं, जबकि 2 मुकाबलों में पंजाब किंग्स को जीत मिली है। ऐसे में आंकड़ों के लिहाज से गुजरात टाइटंस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। और कल की बात की जाए तो आईपीएल में कल दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 1 विकेट से हरा दिया। लखनऊ द्वारा दिए गए 210 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली ने 9 विकेट पर 211 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। मैच में एक समय दिल्ली 65 रन पर 5 विकेट खोकर संघर्ष कर रही थी, लेकिन आशुतोष शर्मा ने अपना पहला मैच खेल रहे विप्रज निगम के साथ मिलकर खेल को दिल्ली के पक्ष में मोड़ दिया। इस मैच में आशुतोष शर्मा ने 65 रन की नाबाद पारी खेली।
बीसीसीआई ने 2024-25 के लिए भारतीय महिला टीम के केंद्रीय अनुबंध की सूची जारी की है। इस बार अनुबंध में 16 खिलाड़ियों को जगह दी गई है। कप्तान हरमनप्रीत कौर, उपकप्तान स्मृति मंधाना और अनुभवी ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने ग्रेड ए में अपनी जगह बरकरार रखी है। वहीं रेणुका ठाकुर, जेमिमा रॉड्रिग्स, ऋचा घोष और शेफाली वर्मा ग्रेड बी में शामिल हुई है। तो इस खबर के साथ ही मिड डे प्राइम के आज के संग में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।